प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 40 मिनट के अंदर बिल्कुल डिटेल में आज एनसीईआरटी की हाइलाइट्स के साथ, इतने प्यारे प्यारे नोट्स के साथ ये आज इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और उसके साथ साथ प्यूरिफिकेशन वाला भी पार्ट जस्ट 40 मिनट्स के अंदर आपको रिवाइज हो जाएगा, वेदर फॉर नीट या जिस भी एग्जाम्स के लिए आप देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड मोर ओवर मेरे ये प्यारे नोट्स आपको बिल्कुल टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, तो गो चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी दीदी पढ़ाई में लगे अब सब इजी। अभी दीदी तैयारी हो ऐसी कि हो सक्सेस स्पीडी। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वन शॉट के अंदर आज कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आपको अभी पढ़ना रहेगा, एक होगा आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस, देन विल बी योर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फिर होगा आपका प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट जो कि हम देखेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड देन प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस जैसा नाम करा क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पर कितना अमाउंट किसी एलिमेंट का गिवन है वो पता करेंगे। अगर बात की जाए क्वालिटेटिव एनालिसिस की, तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से टाइप का एलिमेंट है, क्वालिटी क्या है, मतलब कौन सा एलिमेंट है ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस की। कार्बन और हाइड्रोजन जब होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उसको देखा जाता है जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो आप उसको किसके साथ हीट करने वाले हैं, कॉपर ऑक्साइड यानी CuO के साथ हीट करने वाले हैं। जब आप हीट करेंगे तो क्या होता है, ये जो कार्बन है वो क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपका हाइड्रोजन होता है वो वाटर बन जाता है। जिससे क्या होता है कि ये वाटर बन गया, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बना कि नहीं बना। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं टेस्ट, कौन सा, लाइम वाटर टेस्ट किया जाता है, जिसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर के अंदर डालते हैं तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की, वाइट मिल्की आपको दिखने लगता है। देखिए ये है लाइम वाटर, जिसको क्या बोलते हैं, CaOH2 होता है। और इसको जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का गैस पास कराते हैं तो क्या होता है, ये लाइम वाटर मिल्की दिखने लगता है। तो समझ जाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। ये हो गया लाइम वाटर टेस्ट। अब ये जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है इसको क्या बोलते हैं, CaCO3, दैट इज मिल्की प्रेसिपिटेट। और इसके बाद जब आप इसको एक्सेस में कराते हैं, यानी कि एक्सेस में और CaOH टेकन ट्वाइस जब आप देते हैं एक्सेस में, तो क्या होता है, ये जो मिल्की बनता है ना ये वापस से क्लियर बन जाता है। तो अगर आप एक्सेस में देते हैं CaOH टेकन ट्वाइस तो क्या बनता है, CaHCO3 ये तो क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ होता है बच्चों ने, है ना। तो दिस इज द चीज़ कि किस तरीके से हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट लेते हैं। अगर बोला जाए कि वाटर का कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे लेंगे, तो वाटर के लिए कुछ भी नहीं है। जब आप वाटर को एनहाइड्रस CuSO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CuSO4 डॉट में 5H2O जो कि ब्लू विट्रॉल होता है, तो ये CuSO4 जो है वो कैसा कलर में हो जाता है, ब्लू विट्रॉल आपको दिखने लगता है। इसीलिए यहाँ पर पता चल जाता है कि वाटर की फॉर्मेशन हुई है। तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब किस तरीके से हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए निकाला। अब कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स हो गए, फॉस्फोरस हो गए, इनके लिए क्या होता है, लसाइंस टेस्ट होता है। किस तरीके से वर्कआउट करता है, तो देखिए नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स एंड फॉस्फोरस जो होते हैं वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनको ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, इनको कन्वर्ट कराते हैं इनके आयनिक फॉर्म में, यानी कोवेलेंट को आयनिक फॉर्म में कैसे करवाते हैं, Na यानी सोडियम के साथ रिएक्ट करा के ये सारे कंपाउंड्स को बेसिकली लसाइंस टेस्ट कराना होता है। तो हम इन कोवेलेंट कंपाउंड्स को आयनिक में कन्वर्ट कराते हैं सोडियम की हेल्प से। कैसे कराएंगे, तो ये रिएक्शंस याद कर लीजिए कि ये है आपका Na यानी सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम। किसका किसका कराएंगे, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स हो गया एंड देन फॉस्फोरस का कराते हैं। जब कराते हैं, जब किसका, नाइट्रोजन का कराते हैं तो क्या बनता है, NaCN बनता है। जब सल्फर के साथ कराते हैं तो Na2S बनता है, और जब हम लोग हैलोजन्स के साथ कराते हैं तो NaX बनता है, और जब फॉस्फोरस के साथ कराते हैं तो Na3PO4 बनता है। अब ये आपने क्या बना लिया, इनके आयनिक फॉर्म बना लिए। अब आप टेस्ट करके देख लीजिए। तो जब सबसे पहले अगर नाइट्रोजन का टेस्ट देखा जाए तो किस तरीके से होता है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, वही आयनिक फॉर्म बनाएंगे। यहाँ जो हमने रिएक्शन करके ये वाली क्या नाइट्रोजन के लिए आयनिक फॉर्म बनाई है, इसी का हम लोग देखने वाले हैं। ये जो आपका है ना NaCN, इसको कहते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट।
कि देखिए नाइट्रोजन के लिए टेस्ट के लिए कुछ नहीं है, जो आपने ये आयनिक फॉर्म बनाया है नाइट्रोजन का NaCN यानी आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है उसको जब आप FeSO4 के साथ रिएक्ट कराती हैं तो क्या FeCN2 और Na2SO4 बनता है। ये जो FeCN2 है इसको अगेन आप NaCN के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो एक कंपाउंड बन जाता है जो कि सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 होता है, जो कुछ इस तरीके का होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। ये क्या करेंगे, इस पे जो Fe था ना, ये Fe पे +2 का चार्ज होता है, तो क्या होता है इस +2 वाले को रिएक्ट कराते हैं फेरिक सल्फेट के साथ जिसमें इस वाले फेरिस के ऊपर +3 का चार्ज होता है। तो होता क्या है, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, फेरीफेरोसाइनेट बनाते हैं जो कि पोर्शन ब्लू कलर का दिखता है। तो इससे पता चल जाता है कि इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये टेस्ट किसके लिए फेल हो जाता है, डाइजो कंपाउंड जिनमें इस तरीके का रहता है ना, इनके लिए ये टेस्ट वैलिड नहीं होता है। ये हो गया नाइट्रोजन का कैसे आपने फाइंड किया। अब आप सल्फर का कैसे पता करेंगे, तो सल्फर का कुछ नहीं है, सबसे पहले इसका आयनिक फॉर्म आपने बना लिया Na2S यानी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपने बना लिया है, ठीक है। अब सबसे पहला मेथड है, ये जो आपने एक्सट्रैक्ट बनाया इसको लेड एसीटेट के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट यानी PbS मिलेगा और साथ में CH3COONA मिलता है। ये जो आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट मिला, इसी से आपको पता चल जाएगा कि जब आपने Na2S को लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट कराया था तो आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट PbS का मिला था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो कंपाउंड आपने लिया है उसमें सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही यहाँ पर एक अगर मैं क्विक समरी आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए, जब आपका सबसे पहले नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन में क्या करते हैं हम लोग, इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वैसे सल्फर था, सल्फर को आयनिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। इसके टेस्ट में क्या होता है, अगर पर्शियन ब्लू आपको देखने को मिल रहा है तो यानी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट यानी PbS मिल रहा है तो क्या होता है, यानी आपका सल्फर प्रेजेंट है। अभी आगे हेलोजन और फॉस्फोरस का पढ़ते हैं तो वो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया पहला मेथड सल्फर टेस्टिंग के लिए। दूसरा मेथड क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो Na2S है उसको सोडियम नाइट्रो प्यूरोक्साइड के साथ जब आप रिएक्ट कराते हैं तो आपको वायलेट देखने को कंपाउंड मिलता है। अगर वायलेट देखने को मिल रहा है तो समझ जाइए उस कंपाउंड के अंदर क्या था, सल्फर प्रेजेंट था। आगे बात करते हैं कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे। अगर दोनों प्रेजेंट होता है तो जैसे आपने यहाँ देखा कि नाइट्रोजन को हमने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, सल्फर को हमने अलग से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेकिन जब दोनों साथ ही एक कंपाउंड में होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को ही एक साथ रिएक्ट कराते हैं Na यानी सोडियम के साथ, तो सोडियम थाइनोसाइनेट बनता है जो कि ये हो गया इसका आयनिक फॉर्म, ठीक है। तो आयनिक फॉर्म इस तरीके से बनाते हैं, अगर दोनों नाइट्रोजन और सल्फर अगर दोनों साथ रहते हैं तो इस तरीके से आयनिक फॉर्म बनता है, दैट इज सोडियम थाइयोसाइनेट बनता है। अब जब इस सोडियम थाइयोसाइनेट को आप FeCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो FeSCN3 दैट इज रेड ब्लड टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो समझ आ जाएगा कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। जब आप सोडियम थाइयोसाइनेट को Na यानी सोडियम एक्सेस में देते हैं तो NaCN बनता है, और एक बार NaCN बन जाए तो आप ये वाला भी रिएक्शन करा सकते हैं, ये NaCN वाला रिएक्शन, पर्शियन ब्लू वाला भी टेस्ट आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट फॉर हेलोजन्स। हेलोजन्स का कैसे पता करेंगे कि इस कंपाउंड में हेलोजन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो आपको लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको क्या होगा, NaX, X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। ये बनाया आपने, अब इसके बाद ये रिएक्शन होती है। तो देखिए हेलोजन्स के टेस्ट के लिए क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं। किसको NaCl, NaBr, NaI और NaF को भी कराते हैं। लेकिन यहाँ पर NaF जो होता है, याद करिएगा हमेशा फ्लोरीन के केस में ये क्या हो जाता है ना, कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। ये मैं बताती हूँ, पहले इतना समझिए कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो रासायनिक एक्सट्रैक्ट है हमारा, दैट इज Na+X करके हमने NaX बनाया ना, जिसमें X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, लेसाइन एक्सट्रैक्ट करना है, लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनाना है, यानी NaCl बना दिया या ये दिखाई देती हूँ आपको, ये देखिए NaCl बना दिया या NaBr बना दिया या NaI बना दिया, उसको AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको अलग अलग प्रेसिपिटेट मिलेंगे। अगर आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो पता चल जाएगा इसके अंदर क्लोरीन था, अगर आपको लाइट येलो प्रेसिपिटेट मिलता है तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या था, आपका ब्रोमीन था, और जब आपको डार्क येलो मिले तो समझ जाइए आयोडीन था। तो यही यहाँ पर गिवन है।
फ्लोरीन क्यों नहीं हम लोग लेते हैं, क्योंकि फ्लोरीन कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है, इसलिए हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर छोटा सा पॉइंट। मैं आपको ऑब्वियसली पीपीटी जब मिल जाएगी ये, तो आप ये देख सकते हैं जहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट किसकी प्रेजेंस वगैरह बता रहा है वो आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एक प्रॉब्लम फिर आती है कि अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट हुआ तो ये होता है कि हमें पहले इस नाइट्रोजन और सल्फर को हटाना पड़ेगा, नहीं तो हमें ये सारे जो रिएक्शंस है ना नहीं देखने को मिलते, अलग अलग कलर्स देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जब ये छेड़छाड़ करेगा, यहाँ जब हमारा नाइट्रोजन और सल्फर छेड़छाड़ करेगा तो आपको अलग अलग प्रेसिपिटेट के कलर देखने को मिलेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएगा कि इसके अंदर क्लोरीन था, ब्रोमीन था, फ्लोरीन था, क्या था। तो इसके लिए क्या करना रहता है, हमें HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराना पड़ता है, नाइट्रोजन और सल्फर को। तो जब आप नाइट्रोजन और सल्फर को HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जो आपका नाइट्रोजन होता है वो क्या बन जाता है, HCN बन के उड़ जाता है, और जो आपका सल्फर होता है वो H2S बन के उड़ जाता है। तो बस अब आपका नाइट्रोजन और सल्फर खत्म हो गया। तो आप जो ये AgNO3 के साथ नॉर्मल रिएक्शंस कराएंगे तो आपको नॉर्मल कलर्स जो आपको दिखने चाहिए वो दिखेंगे। नहीं तो अगर ये NaCN या फिर Na2S डिकम्पोज नहीं हुआ है, आपका ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए उससे पहले आपको नाइट्रोजन सल्फर को हटा देना है। नेक्स्ट लास्ट आपका टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। कैसे आप फॉस्फोरस को टेस्ट करने वाले हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, फॉस्फोरस को Na के साथ रिएक्ट कराते हैं तो Na3PO4 बनता है। जब आप इसको HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 बनता है। और अमोनियम मॉलिबेडेट के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको ये कंपाउंड मिलता है जो कि होता है अमोनियम फॉस्फोमॉलिबेडेट, जो कैनरी येलो कलर का होता है, जो कि आप समझ जाइएगा कि इसके अंदर तो फॉस्फोरस प्रेजेंट है, तभी तो हमें ये कलर देखने को मिला है। तो बाय दिस हमने ये वाला अपना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस हम लोग का कंप्लीट हो गया है, जहां पर हमने किस तरीके से हमने कार्बन और हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन देखा, जहां पर क्या करते हैं हम लोग कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। एक बार फिर से समरी सुन लीजिए। कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को जब कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जिससे क्या होता है, ये लाइम वाटर यानी कि आपका CaOH टेकन टॉइस को, लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की बना देता है। तो आपको पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी कि आपका कार्बन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन को जब हम लोग एनहाइड्रस CuSO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ब्लू विड्रॉल यानी आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है। तो आपको पता चल जाएगा किसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फॉस्फोरस क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। तो इससे पहले कि आप इसका डिटेक्शन करें, उससे पहले आपको क्या इनको आयोनिक में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे, Na यानी सोडियम के साथ रिएक्शन करा के तो ये अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि आयोनिक होते हैं। फिर इन आयोनिक कंपाउंड्स को नाइट्रोजन के केस में हम क्या करते हैं, FeSO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। फिर ये जो FeCN2 बनता है उसको अगेन रिएक्शन कराते हैं, तो जो आपका सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट बनता है उसको फेरिक सल्फेट के साथ रिएक्शन करा के जब पोर्शन ब्लू कलर देखने को मिलता है तो समझ जाइए कि नाइट्रोजन है। सल्फर के केस में क्या होता है, सल्फर के केस में आपको ब्लैक PPT देखने को मिलेगा, यानी कि काला रंग का ऐसा प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। तो आपको समझ आ जाएगा कि लेड एसिटेट से जब हम लोग Na2S को रिएक्ट करा रहे हैं तो ब्लैक PPT देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है, ये सल्फर है इसके अंदर प्रेजेंट। एक और क्या तरीका है, अगर आपको वायलेट प्रेसिपिटेट देखने को मिले जब आप सोडियम नाइट्रोप्यूरोसाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होता है तो क्या करते हैं हम लोग, जो आपका आयोनिक कंपाउंड बनता है वो NaSCN बनता है। और जब इसको FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको रेड ब्लड देखने को, कलर देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं हैलोजन्स के टेस्ट की। तो हैलोजन के लिए भी अगेन आपको लासाइनिक एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। क्लोरीन के टेस्ट के लिए क्या होता है आपका, क्या क्लोरीन के टेस्ट के लिए आपका वाइट PPT बनता है, अगर ब्रोमीन है तो येलो, लाइट येलो PPT बनता है, और अगर आयोडीन होता है तो डार्क येलो PPT बनता है। जब आप किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, AgCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, जो कि यहाँ पर गिवन है। फ्लोरीन के केस में रिएक्शन इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। अगर इसमें नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है तो पहले उसको हटाना जरूरी है, नहीं तो आपको ये जो आइडेंटिफिकेशन करना है, आपको अलग अलग PPT दिखने लगेंगी, प्रेसिपिटेट दिखने लगेंगी, तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए नाइट्रोजन और सल्फर को हटाने के लिए नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे तो जो आपका नाइट्रोजन रहता है वो हवा बन के उड़ जाएगा, HCN बन के उड़ जाएगा, और जो आपका सल्फर है वो क्या हो जाएगा, H2S बन के उड़ जाएगा। तो अगेन आप जब ये सारे रिएक्शंस कराएंगे तो आपको सही मिलेगा। फॉस्फोरस के टेस्ट के लिए जब आप Na3PO4
HNO4 को HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड बनता है। जब आप इसको अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अगर आपको कैनरी येलो कलर देखने को मिल रहा है तो समझ जाइए उसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। तो बाय दिस कंप्लीटेड। नाउ अभी हम शुरू करने वाले हैं आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि कितना प्रेजेंट है, मतलब कोई चीज़ किसी कंपाउंड में कितनी प्रेजेंट है। मान लीजिए नाइट्रोजन ही है तो नाइट्रोजन उस कंपाउंड में कितना प्रेजेंट है ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव एनालिसिस में तो इसमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेके चलते हैं जहाँ पर मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू में 100 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या है। इसमें अगर कोई बोले कि कोई कंपाउंड है, जैसे कि क्या होता है कार्बन का, अगर आपको एस्टिमेट करना है कि कितनी क्वांटिटी है तो क्या करते हैं, कार्बन को जब CuO के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो CO2 बनता है। ये जो CO2 होता है ना, इसका जो वेट होता है ना वो गिवन होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर आपको इसमें कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो क्या होता है 12/44 इंटू में वेट 1/W इंटू में 100% होता है। या W1 क्या होता है, मास ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड, और W क्या होता है, मास ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल होता है। तो इससे आपको कार्बन की परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। अगर कोई हाइड्रोजन की परसेंटेज किसी कंपाउंड में निकालने के लिए कहे तो क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो जब CuO के साथ रिएक्ट करता है तो H2O बनाता है, जिसके लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, दैट इज परसेंटेज ऑफ H जो होता है वो होता है 2/18 इंटू में वेट 1/weight इंटू में 100, जिसमें वेट 1 जो होता है वो H2O का वेट होता है और जो आपका वेट होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से होती है, जहाँ पर H2O के कंपैरिजन में हो रहा है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं अगर आपको हैलोजेंस के केस में क्या होता है। हैलोजेंस के केस में अगर आपको परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है, जिसमें वेट 2/weight होता है। वेट 2 क्या होता है वो बता चुकी हूँ, और वेट क्या होता है आपके ऑर्गेनिक सैंपल का वेट होता है। ओके, ये तो बता चुकी हूँ। वैसे ब्रोमीन के लिए ये नंबर और इनटू में सब सेम रहता है, वैसे ही आयोडीन के लिए ये नंबर होता है और फिर सब आगे सेम होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हैलोजेंस के केस में हम कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं, दैट इज कैरियस मेथड का यूज़ करते हैं। तो एट दिस पॉइंट जो 3-4 फॉर्मूले हैं आपको ध्यान रखने हैं, ये फॉर्मूला याद रखिए, एलिमेंट बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू में 100% करते हैं। कार्बन के केस का ये फॉर्मूला होता है, जिसमें जब आपका कौन सा CO2 होता है तो कैसे निकालते हैं ऑर्गेनिक सैंपल से। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन के केस में आपका ये वाला फॉर्मूला होता है। आपके हैलोजेंस के केस में ये तीनों फॉर्मूला होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए, जिसमें हम कैरियस मेथड का यूज़ करते हैं। सल्फर के केस में ये वाला फॉर्मूला होता है, जहाँ पर 32/233 वेट 1/weight इंटू में 100 करते हैं। तो ये हो गया आपका सल्फर के केस में। और सल्फर के केस में कौन सा कंपाउंड होता है, BaSO4 होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं फॉस्फोरस का कैसे करते हैं। तो फॉस्फोरस के केस में क्या होता है, आपका ये वाला फॉर्मूला होता है 31/1877 इंटू वेट 1/weight इंटू में 100 होता है। अगर आप ये वाले कंपाउंड को लेके चलते हैं, अगर आप ये वाले Mg2p2O7 को लेके चलेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाले नंबर्स के साथ करना पड़ेगा। तो देखिए फॉस्फोरस के लिए 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिवन है, अगर दोनों में से कोई रहता है तो ये वाले के केस में ये फॉर्मूला लगता है, ये वाले के केस में ये फॉर्मूला लगता है। ये जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करने के लिए आएगा, तो बस इन फॉर्मूलाज को एक शीट में लिख के याद कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रोजन के केस का। नाइट्रोजन का केस थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर ना 2 मेथड्स का यूज़ होता है। एक होता है आपका डूमा मेथड और एक और मेथड यूज़ होता है, वो मैं आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं डूमा मेथड में क्या होता है। डूमा मेथड में अगर मैं आपको NCERT एक बार पढ़ा देती हूँ, जिसमें क्या होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जब उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है ना, तो कुछ इस तरीके का ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ना, यही यहाँ पर लिखा है, मैं इसी में बता दे रही हूँ। इसमें क्या होता है जब रिएक्ट करता है तो आपको कुछ ये फॉर्मूला मिलता है, जहाँ पर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये तो KOH ऑब्जॉर्ब कर लेता है, ये जो कॉपर बनता है वो भी हट जाता है क्योंकि वो मेटल है, बचता है H2O और N2। ये जो N2 और H2O बचता है ये दोनों क्या है, N2 में पानी मिला हुआ है, यानी H2O होने का मतलब क्या है, N2 में पानी मिला हुआ है, यानी कि ये एक मॉइस्ट गैस होता है। तो क्या बच जाता है, मॉइस्ट गैस बच जाता है रिएक्शन होने के बाद, जब हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ इन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट कराते हैं, तो जब ये मिलता है तो ये H2O और जो N2 है ये क्या हो जाते हैं, मॉइस्ट गैस बच जाते हैं। और मॉइस्ट गैस के केस में क्या होता है, आपको अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो ड्राई गैस चाहिए था, यहाँ तो मॉइस्ट गैस मिल रहा है। तो आपको क्या होता है, प्रेशर के टर्म्स में होता है, जहाँ प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस N2 के केस में अगर आप देखेंगे तो प्रेशर ऑफ ड्राई N2 प्लस में क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ
H2O। टोटल मॉइस्ट गैस का क्या प्रेशर होगा, जो आपका N2 का प्रेशर है और जो H2 का प्रेशर है वही तो टोटल आपका मॉइस्ट गैस का प्रेशर है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें ना 2 फॉर्मूलाज हैं, एक्चुअली 3 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है और आपके ये वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका यहाँ पर ये वाला, किस तरीके से प्रेशर निकलता है, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला है, अगर किसी ने कहा कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताइए तो कुछ मत करिएगा, 28/224 इंटू में V2 ml में लीजिएगा वॉल्यूम 2 और आपको W लेना है। और एक और बात याद रखिएगा, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। क्वेश्चन में सब गिवन होगा, जो चीज़ नहीं गिवन होगा पुट करिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। तो ये 2-3 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर डूमा मेथड में ये यूज़ होता है। आप इस डूमा मेथड का ये डायग्राम देख सकती हैं और यहाँ तक कि NCERT में भी होता है डायग्राम, तो वो भी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, CO2 और H2O और N2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिर जो CO2 और H2O और जो N2O होता है उसको जब हम लोग कॉस्टिक पोटैश यानी कि KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो K2CO3 बनता है। ये जो H2O और N2 होता है ये आपके ये जो आप मीटर देख रहे हैं ना, इसमें क्या हो जाता है, ये कलेक्ट हो जाता है अपर पार्ट ऑफ N2 में। तो इस तरीके से होता है आपका डूमा मेथड। ये मैं बोल रही हूँ ना, अगेन ये दोनों फार्मूला, ये फार्मूला याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यही यहाँ पर अगर मैं NCERT भी दिखा दूँ तो NCERT में भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं गिवन है, जो मैं बताई हूँ यही सब गिवन है। किस तरीके से हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे लेना पड़ता है, तो इसलिए ये सब फार्मूला यूज़ होते हैं। आपको क्या याद रखना है, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 T2 बाई T2। आगे बढ़ते हैं, दैट इज आपका कैलास्ट मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें होता है नाइट्रोजन वो हीट होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। कैसे होता है वो मैं दिखाती हूँ किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन बताऊँ तो रिएक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको नहीं पता है क्या है, आपने उसे लिया H2SO4 के साथ हीट किया तो आपको क्या मिलेगा, NH42 और SO4 मिलता है। अब क्या करना है, ये जो NH42 और SO4 मिला ना, इसको रिएक्ट कराइए आप NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, NH4OH मिलेगा। और जब इसको आप H2SO4 के साथ रिएक्ट कराती हैं तो ये मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपका है ना, हमें इसका बेसिकली फाइंड आउट करना रहता है। ये वाला जो H2SO4 होता है ना, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, याद रखिएगा। इसका N फैक्टर 2 होता है और N1 और V1 गिवन होता है। ये जो आपका N2 V2 है ना, ये आपको फाइंड आउट करना रहता है। किसके केस में, NH4OH के का आपको N2 V2 फाइंड आउट करना रहेगा। अगर आपको ये मिल जाएगा तो ऑटो में आपको नाइट्रोजन भी मिल जाएगा कि नाइट्रोजन की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। तो कुछ नहीं, ये आपको क्वेश्चन में गिवन ही रहेगा और ये वाले को आप डायरेक्ट पुट करेंगी ना तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्मूला आता है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या निकलता है, 1.4 बाई W इंटू में N इंटू में V इन ml परसेंटेज आप लेते हैं ये। अब बस इस मेथड में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो मेथड होता है ना, ये कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप, एजो ग्रुप या नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग जैसे कि पैराडीन हो गया, यहाँ पर ये अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन आप नहीं कर सकते, आप पता नहीं कर सकते हैं। तो देखिए वेरी इजी पार्ट, यहाँ कुछ नहीं करना है, नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होगा अमोनियम सल्फेट में। कौन कौन से केस में अमोनियम सल्फेट में नहीं कन्वर्ट होता है, जिस केस में जहाँ पर कंपाउंड्स में जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रो या एजो ग्रुप या नाइट्रोजन प्रेजेंट रिंग में होता है जैसे पैराडीन होता है, उस केस में ये वाला आप मेथड यूज नहीं करेंगे। तो ठीक है, अब बस हो गया हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस, हो गया, बस प्यूरिफिकेशन बचा है एंड दैट इज वेरी इजी। अभी जो मैं समझाने वाली हूँ बस ध्यान से सुनते जाइए। मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना, इसमें ये आपको 5 तरीके दिख रहे हैं, जिसमें सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियलिंग, एक्सट्रैक्शन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, जिसमें से ये दोनों जो होते हैं वो सॉलिड के केस के लिए होते हैं और बचे हुए 3 लिक्विड या गैसेस के लिए होते हैं। अब यहाँ पर जो सब्लिमेशन, सबसे पहले टेक्निक जानते हैं। सब्लिमेशन में कुछ नहीं होता है, यहाँ पर जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, हम उसी का यूज़ करते हैं विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, यानी कि सॉलिड जो है वो डायरेक्ट आपके गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड बन ही नहीं रहा है। तो इसमें आयोडीन के प्यूरिफिकेशन, कैम्फर या नैप्थलीन वगैरह के प्यूरिफिकेशन के लिए यही काम आता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, अगर 2 कंपाउंड के डिफरेंट होती है उनकी सॉल्युबिलिटी उस कंपाउंड में, तब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसमें 2 चीज़ें थी, एक मान लीजिए 1 थी 2 थी, हमने जब इसको सॉल्वेंट के अंदर डाला तो सॉल्वेंट जो है इसके साथ तो
दोस्ती कर लिया, इसके साथ तो दोस्ती नहीं किया, तो हमें क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, वो चीज़ अलग हो जाती है। तो इसीलिए क्रॉस क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर बेस्ड होता है कि डिफरेंस है सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। यहाँ सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है, कोई चीज़ घुल जा रही है, कोई चीज़ नहीं घुल रही है, जो घुल जा रही है वो घुल जा रही है, नहीं घुल रही है वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो वही क्रिस्टल्स आपको प्योर मिलके, मतलब प्योरिफिकेशन हो गया उसका, वो हट गए, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, यही होता है। यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, किसके में यूज़ होता है, पोटैश एलम के प्योरिफिकेशन या शुगर के प्योरिफिकेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में होता है, 2 केसेस में डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला केस, अगर वॉलेटाइल लिक्विड है और नॉन वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज़ उसमें है। अब वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल क्या हो गया, देखिए वॉलेटाइल वैसे लिक्विड होते हैं जो वेपर बना सकते हैं, और नॉन वॉलेटाइल ऐसे लिक्विड होते हैं जो वेपर नहीं बना सकते हैं। अगर एक वेपर जो बना सकता है और एक वेपर जो नहीं बना सकता है, दोनों मिले हुए, तो हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। दूसरा सर्कमस्टांस तब होता है जब आपका सफिशिएंट बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। मान लीजिए किसी का बॉइलिंग पॉइंट है कि ये 20 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट है कि ये 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस देंगे तो ये वाला जो है वो तो बॉयल होके निकल जाएगा, तो ये जो बचा हुआ है जो कि 50 डिग्री का इंतजार कर रहा है वो बच जाएगा, तो वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से डिस्टिलेशन का यूज़ होता है। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल आपको देखिए, क्लोरोफॉर्म और एनालीन का एग्जाम्पल है। क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट है 334 केल्विन और जो एनालीन का बॉइलिंग पॉइंट है 457 केल्विन। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से जो आप सेटअप देख रहे हैं इस सेटअप में रखते हैं। इस सेटअप में अगर देखेंगे तो इसमें हम एनालीन और क्लोरोफॉर्म दोनों को डाल देंगे, नीचे से हीट देंगे, कितने का, 400 केल्विन का हीट देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप 400 केल्विन का हीट देंगे तो ये वाला तो बॉयल हो जाएगा, ये वाला क्लोरोफॉर्म तो निकल जाएगा, यानी कि आपको क्लोरोफॉर्म निकल के यहाँ पर क्या होगा, ये वेपर बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। और एनालीन तो अब इंतजार कर रहा है कि 457 केल्विन जब मिलेगा तब मैं वेपर बनूंगा, लेकिन हमने तो अभी तक 400 केल्विन ही दिया है। क्योंकि हमने 400 केल्विन दिया है इसलिए जो हमारा क्लोरोफॉर्म होगा वो वेपराइज हो जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ कंडेंसर होगा जो कि इस वेपर को अगेन वाटर में कन्वर्ट करके यहाँ आपको क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका एनालीन बचा रहेगा। तो ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं। ये होता है आपका सिंपल डिस्टिलेशन का टेक्निक, जिसमें अगर 20 डिग्री या 20 से ज़्यादा डिग्री का गैप होता है ना, तभी हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, अगर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं होता है तब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। इन फ्रैक्शनल कॉलम, अब क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है ना, ये वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, बस इस डायग्राम से समझ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें क्या होता है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के केस में हम क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री वगैरह में होता है ना, यही यूज़ होता है। इसमें हम लेते हैं एक इस तरीके का सेटअप, जिसमें अगर आप यहाँ देख रहे होंगे ना, यहाँ पर इसको कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें क्या होता है, जो आपके इसमें थे, मान लीजिए एक है गैस 1 और ये है दूसरा गैस, ये दोनों ही वेपर बन के ऊपर जाएंगे, लेकिन ये वाला जो आप कॉलम देख रहे हैं ना, ये 1 को ट्रैप कर लेगा अपने अंदर और 2 को आगे बढ़ने देगा। 2 वाला आपका यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन 1 वाला यहीं पर ट्रैप्ड रह जाएगा और ये यहीं रह जाएगा, ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। 2 क्योंकि ट्रैप नहीं हुआ है तो वो आगे बढ़ जाएगा। इसमें कौन सा, एक फ्रैक्शनाइजिंग कॉलम का यूज होता है। फिर नेक्स्ट आता है, हम क्या करेंगे, वैक्यूम वाला डिस्टिलेशन, यानी कि रिड्यूस्ड प्रेशर पे डिस्टिलेशन करते हैं। अब जैसे कुछ जो होते हैं ना कंपाउंड्स, वो बॉइलिंग पॉइंट का इंतजार ही नहीं करते, वो क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही वो डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो हमें तो चाहिए था कि बॉइलिंग पॉइंट आए और वो बॉयल होके वेपर बने तब हमें मिलेगा, और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो बॉयल पॉइंट आने से पहले ही वो बिखर जाते, टूट जाते, जैसे ग्लिसरॉल होता है। तो इसके केस में हम ये रिड्यूस्ड प्रेशर वाला यूज़ करते हैं, जहाँ हम क्या करते हैं ना, प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट लगा के, और इससे पहले कि बॉइलिंग पॉइंट आए उससे पहले ही हम इसे ग्लिसरॉल को सेपरेट कर देते हैं। स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री में ये यूज होता है। चलिए अब स्टीम डिस्टिलेशन कैसे होता है वो बताती हूँ। मान लीजिए किसी कंपाउंड को बॉयल करने के लिए पी एक्सटर्नल जो है 1 ATM चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो पी नॉट वेपर है वो क्या है, 0.8 ATM ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, उसमें एक्स्ट्रा जितना बचा हुआ है उतने का स्टीम डाल देंगे, तो टोटल में 1 ATM बन जाएगा और ये बॉयल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ आपका अगर मैं बोलूँ तो स्टीम डिस्टिलेशन में हम ड्राई गैस को मॉइस्ट गैस बना देते हैं, ताकि
ये मॉइस्ट गैस बॉयल हो पाए। हमें अल्टीमेटली बॉयल कराना है, इसलिए ड्राई गैस जो कि बॉयल नहीं हो पा रहा है हम उसमें अपने खुद से कुछ सेटअप से स्टीम डाल देंगे। फिर जो ड्राई गैस होगा वो मॉइस्ट गैस बन जाएगा और फिर इसका स्टीम डिस्टिलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूज़ होता है, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन हो गया, ओ नाइट्रोफेनॉल में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हो गया किस तरीके से मैं बता देती हूँ कि एनसीईआरटी में भी यही गिवन है, P = P1 + P2 करके हम लोग लेते हैं और फिर जो सेपरेट फनल से फ्लास्क से पास करके हम लोग उसको निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन जो होता है इसमें हम क्या होता है ना, यहाँ पर एक सेपरेटरी फनल होता है। इसमें बस इतना समझ लीजिए, एक कंपाउंड है, कंपाउंड को हमने रिएक्शन कराया किसी सॉल्वेंट के साथ और इस वाले डायग्राम से आपको क्लियर समझ आने वाला है। देखिए इसमें क्या किया हमने, तो यहाँ क्या होता है ना, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में एक्सट्रैक्शन जो होता है ना कंपाउंड का वो बेस्ड होता है डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, यानी कि कौन सॉल्युबल हो रहा है और कौन सॉल्युबल नहीं हो रहा है उसके डिफरेंस पे होता है। जिसमें क्या है, आपने एक कंपाउंड लिया, उसके अंदर एक सॉल्वेंट डाला, इस कंपाउंड में दो चीज़ें थी, एक चीज़ तो मिल गई सॉल्वेंट के साथ लेकिन दूसरी चीज़ नहीं मिली, तो दूसरी चीज़ बची रहेगी क्योंकि वो इनसॉल्युबल थी उस सॉल्वेंट के साथ। जो सॉल्युबल था वो तो सॉल्वेंट के साथ मिल गया तो वो तो बच गया। नीचे वाला पार्ट को यहाँ से आप नल खोलिए निकाल दीजिए, ये जो ऊपर ग्रीन वाला पार्ट बचा उसको अगेन आप प्योर करके आपको चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, यहाँ पर टेक्निक ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन होता है। अब बात करते हैं क्रोमैटोग्राफी की। क्रोमैटोग्राफी का मतलब होता है, जो कि आज बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है, जो कि इसका बेसिकली अगर क्रोमा का मतलब देखा जाए तो क्रोमा का मतलब होता है कलर, यानी कलर के बेसिस पे कैसे क्रोमैटोग्राफी होती है वो अभी हम पूरा पढ़ने वाले हैं। इसमें ना दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है आपका एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी और एक होता है पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। ये दोनों ही हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी होता है ना, इस फैक्ट पे बेस्ड होता है कि हम डिफरेंट कंपाउंड्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, डिफरेंट एड्सॉर्बेंट डिफरेंट डिग्रीज पे होते हैं। जिससे जो कॉमनली एड्सॉर्बेंट्स होते हैं सिलिका जेल होता है और एल्यूमिनिया होता है। अगर मोबाइल फेज का मतलब है जो मूवमेंट करने वाला है और जो स्टेशनरी फेज वाला एड्सॉर्बेंट जो होता है वो मूवमेंट नहीं करता है, तो क्या होता है, ये बेसिकली सॉलिड होते हैं और जो अलाउड टू मूव होता है वो बेसिकली लिक्विड या गैसेस में ही होता है। तो स्टेशनरी फेज वाले मूवमेंट नहीं करेंगे, मोबाइल फेज वाले मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है ना, वेरिंग डिग्रीज में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक होता है कॉलम क्रोमैटोग्राफी और एक होता है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। यहाँ क्या होता है, जैसे कॉलम क्रोमैटोग्राफी में ग्रेविटेशन के बेसिस पे चीज़ें चलती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मोस्ट रेडिली जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस होते हैं वो नियर द टॉप होते हैं और डिफरेंट कॉलम, ये समझाती हूँ, ये आपको समझ आ जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, हमने ये सॉल्वेंट यहाँ लगा रखा है। ठीक है, अब ये हमने एक मिक्सचर लगाया जिसमें A भी है, B भी है और C तीनों प्रेजेंट है। इसमें जो सॉल्वेंट है उसको A ज़्यादा पसंद है, B थोड़ा कम पसंद है और C बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो क्या होगा, ये सॉल्वेंट चाहेगा कि A मेरे पास रहे, इसीलिए जब ग्रेविटेशन के कारण जब ये कंपाउंड नीचे गिरने लगेगा तो ये जो सॉल्वेंट होगा वो किसको चाहेगा कि A मेरे पास रहे, तो A इसी के पास रहेगा, फिर B और C यहाँ रहेगा। कुछ देर बाद देखा जाएगा तो A ऊपर बचेगा, B इधर होगा और C सबसे नीचे होगा, क्योंकि C बिल्कुल ना पसंद है। तो सॉल्वेंट चाहता है कि सबसे दूर C रहे, B जो है ठीक है ओके, A सबसे पसंद है तो वो चाहता है कि A मेरे पास रहे। तो इस तरीके से क्रोमैटोग्राफी, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्रोमैटोग्राफी होती है लेयर्ड क्रोमैटोग्राफी, जो कुछ इस तरीके से जार में होती है। ये याद रखिएगा, ये ग्लास जार में होती है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एड्सॉर्बेंट कोटेड ऑन ग्लास प्लेट हम लेते हैं, एक सैंपल डॉट लिया है और हमने यहाँ सॉल्वेंट ले रखा है। तो क्या होता है, जब यहाँ पर ये इसके साथ होता है ना रिएक्शन, तो आप ये क्या होता है, जैसे ये है ना, हम एक बेस लाइन लेते हैं, बेस लाइन और इसके बीच में कुछ x दूरी है, तो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, स्पॉट ऊपर बढ़ता है तो वो क्या हो गया, कुछ y दूरी हो जाता है। तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट फ्रंट होता है और हम इसमें क्या देखते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर, जिसको RF की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस बेस लाइन से, दैट इज x, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन, दैट इज y। यानी कि आपके सब्सटेंस ने कितने मूवमेंट किए और आपके सॉल्वेंट ने कितनी मूवमेंट की, यानी x/y जो होता है वो आपका रिटार्डेशन फैक्टर होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ मूव अप अलोंग द एल्यूएंट
to different distances depending on their degree of absorption and separation takes place। इस तरीके से सेपरेशन हो जाता है। मान लीजिए कि रेड वाला है तो आपको रेड अलग से ऐसे देखने को मिलेगा और ब्लैक अलग से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें कुछ नहीं है, जो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे थे, ग्लास प्लेट का यूज़ कर रहे थे ना, अब की बार इसमें क्या होता है, हम लोग पेपर का यूज़ करते हैं। यही होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें आप सेम जो प्रोसेस अभी अपने देखा ना वही सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन यहाँ हमने पेपर का यूज़ करके किया है। और ऐसी बेस लाइन रहेगा, स्पॉट ऊपर बढ़ेगा, रिटार्डेशन फैक्टर निकलता है x/y करके। यही होता है आपके 3 क्रोमेटोग्राफी मैंने बताया। एक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक है आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें से एक है आपका ये क्रोमेटोग्राफी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, और दूसरा जो है वो आपका है पेपर। किस तरीके से पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है ये। तो बाय दिस आपका ये रिवीजन कंप्लीट हो गया होगा। आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितने भी मैंने अभी तक फॉर्मूलाज बताए हैं, जितने भी प्रोसेसेस बताए हैं, वो सारे प्रोसेसेस को फिर से एक बार रिवाइज करिए। ये रिवीजन पर्पस के लिए बेस्ट हो गया। अब आप चाहिए प्रैक्टिस करिए, सारे फॉर्मूलाज बनाइए। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।